हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 491 निरंतर चेहरा स्लैपिंग 3। यह निश्चित रूप से अध्यक्ष लियू है। ली जियानक्सियन का दिल खुशी से कूदता है। वह दरवाजा खोलने के लिए तुरंत खड़ा है। आगंतुक वास्तव में अध्यक्ष लियू है और उसके बाद साहित्यिक सर्कल के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्ष लियू, सम्मानित वरिष्ठ नागरिक ली जियानक्सियन उन्हें एक मुस्कान के साथ बधाई देता है। मैं साहित्यिक दुनिया में सिर्फ एक युवा नौसिखिया हूं। मैं अध्यक्ष और वरिष्ठ नागरिकों से इस तरह के ध्यान के योग्य हूं। ली जियानक्सियन अपनी सजा खत्म करने से पहले चेयरमैन लियू ने उसे व्यवधान, उसकी अभिव्यक्ति को ठंडा कर दिया और तालिका पर 2 नोटबुक फेंकता। ये क्या है? अध्यक्ष लियू के रवैये में अचानक परिवर्तन ली जियानक्सियन के चेहरे पर मुस्कान को फ्रीज करता है। वह नोटबुक उठाती है, कुछ पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करती है और उसका चेहरा पीला हो जाता है। क्या यह मोहुडी की मूल पांडुलिपि नहीं है? अध्यक्ष लियू के हाथों में यह कैसे हुआ? नहीं, वह घबरा नहीं सकती। उसे शांत करने की जरूरत है। उसने 2 महीने पहले अपना काम प्रकाशित किया। वह मूल लेखक है। ये दर्दनाक प्रयास के माध्यम से रात में देर से उनके द्वारा लिखे गए थे। मोहुडी के पास उसके काम से कोई लेना देना नहीं है। गुस्से में ली जियानक्सियन आवाज़ें, किसी ने मुझे चोरी कर दिया है। अध्यक्ष, आपको मेरे लिए एक स्टैंड लेना होगा। अध्यक्ष लियू अपनी भौहें फुसफुसाते हैं। क्या आप वाकई आपको चोरी कर चुके हैं? और दूसरी तरफ नहीं, ली जियानक्सियन जोर देता है, नहीं, मुझे नहीं। मैंने इसे 2 महीने पहले प्रकाशित किया था। यह स्पष्ट है कि उसने मुझे चोरी कर दिया। मैं मूल लेखक हूं, मैं किससे कॉपी कर सकता हूं? ली जियानक्सियन का तर्क इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थी। चूंकि वह अपने पिछले जीवन से जानती थी कि मोहुडी ने साहित्य की दुनिया में प्रतिष्ठा की थी, उन्होंने मो परिवार के खिलाफ एक साथ साजिश के दौरान मो परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। केवल जब मोहुडी चली गई, क्या वह आसानी से हो सकती है? यह मोहदी के इलाज के लिए जियांगान से दिव्य डॉक्टर को ऑर्केस्ट्रेट करने का कारण था। दिव्य डॉक्टर को मो परिवार के साथ एक झगड़ा था। तो भले ही मोहुडी अपने इलाज के तहत मरने के लिए थे, यह उससे संबंधित नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित है, दिव्य डॉक्टर ने ली जियानक्सियन को निराश नहीं किया। हालांकि नियांग की वजह से चीजों ने एक मोड़ लिया। यदि नियांग के मेडलिंग के लिए नहीं, तो मोहुडी बहुत पहले मर गया होगा। चेयरमैन लियू के बगल में एक वरिष्ठ खड़ा है। ली जियानक्सियन, हमने पहले से ही आपके काम और हुडी दोनों की जांच की है। आप सभी लोगों के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि किसने कॉपी किया। एक मूल और प्रतिलिपि के बीच का अंतर एक विशेषज्ञ की आंखों के लिए स्पष्ट है। मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया। आप मुझे मान्य कर रहे हैं। मैंने हुडी से पहले अपना काम प्रकाशित किया। आप कैसे जोर देते हैं कि मैंने कॉपी किया? फिर आप इसे कैसे समझाते हैं? अध्यक्ष लियू ने ली जियानक्सियन के हालिया काम को टेबल पर फेंक दिया। आपकी पांडुलिपि पिछले कुछ दिनों में जल्दबाजी में समाप्त हुई थी, जबकि हदी का काम 1 साल पहले पूरा हो गया था। इसके अलावा उसकी पांडुलिपि 1 हफ्ते पहले यिपिन साहित्यिक प्रकाशन घर को प्रस्तुत की गई थी। ली जियानक्सियन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह हुडी थी जिसने मेरी मूल पांडुलिपि चुराई। मो परिवार मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। अध्यक्ष, कृपया उनके द्वारा मूर्ख मत बनो। मैंने कुछ भी साहित्य नहीं किया है। मेरे सभी काम मूल विचार हैं और किसी और के साथ कुछ लेना देना नहीं है। एक और वरिष्ठ हार में अपने सिर हिलाता है। ली जियानक्सियन व्यर्थ में संघर्ष करना बंद कर देता है। आपका साहित्य भी सूक्ष्म नहीं है और आपका काम सुस्त है। इसकी तुलना हुडी की मूल पांडुलिपि से की जा सकती है। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति किससे कॉपी किया गया है। अध्यक्ष लियू जारी है, ली जियानक्सियन, अब से आप अब साहित्यिक सर्कल का हिस्सा नहीं है। लेखकों की एसोसिएशन की ओर से हम आपके सभी लेखक विशेषाधिकारों और सम्मानों को रद्द करते हैं। इसके बाद
आप किसी भी किताब को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, ली जियानक्सियन साहित्यिक दुनिया में पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट किया गया है। ली जियानक्सियन का चेहरा पीला से भूतिया सफेद हो जाता है। मैंने चोरी नहीं किया, अध्यक्ष, मैं वास्तव में नहीं किया, अध्यक्ष लियू निराशा के साथ बोलते हैं। कृपया छोड़ दें, एक और वरिष्ठ सदस्य गुस्से से आवाज उठाता है। आप अभी भी नहीं जानते कि पश्चाताप कैसे करें। ली जियानक्सियन, आप हमारी साहित्यिक दुनिया के लिए एक अपमान हैं, लेकिन ली जियानक्सियन बस कैसे छोड़ सकता है? साहित्यिक सर्कल अब उसका एकमात्र अभयारण्य है। अगर वह छोड़ती है तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साहित्यिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन उसने चोरी नहीं की। साहित्यिक चोरी का आरोप एक बड़ा सौदा हो सकता है। एक बार यह समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाने के बाद यह उनकी शिक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। चूंकि ली जियानक्सियन छोड़ने से इनकार कर देता है, अध्यक्ष लियू को सुरक्षा को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता है। ली जियानक्सियन सड़क पर फेंक दिया जाता है, फिर भी अपने सामान से चिपक गया है। इस समय स्ट्रीट लाइट्स बहुत उज्जवल नहीं है। यह रात में अंधेरा है। ली जियानक्सियन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठता है, उसके सिर में उसके सिर के साथ सॉबिंग। उसका जीवन इतनी भयानक मोड़ कब शुरू हुआ? वर्षों से उसके सभी कड़ी मेहनत का भुगतान किया गया है और चीजें देखने लगी थी। अध्याय 492, निरंतर चेहरा स्लैपिंग। 4। जिसने पुनर्जन्म लिया था वह विश्वास नहीं कर सका कि वह नियांग की तरह एक हरे किशोर से हार गई थी। नियांग? नहीं, यह सही नहीं है। ली जियानक्सियन ने अचानक अपनी आंखों को चौड़ा खोला। निश्चित रूप से नियांग पहले से एक ही नियांग नहीं था। नियांग भी पुनर्जन्म लिया गया था। नियांग द्वारा सब कुछ की योजना बनाई गई है। वे दोनों पुनर्जन्म थे। पृथ्वी पर क्यों नियांग उस छोटे पर्वत गांव से बाहर निकलने में सक्षम था और एक निस्संदेह जीवन जीने में सक्षम था, जबकि उसे इन सभी परेशानियों को सहन करना पड़ा? भाग्य पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। ली जियानक्सियन ने अपनी मुट्ठी को कसकर दबा दिया। अब उसे क्या करना चाहिए? उस पल में ली जियानक्सियन ने अचानक याद किया कि वह गर्भवती थी। बच्चे के पिता ली तिजी थे। यद्यपि ली परिवार मो परिवार के लिए कोई मैच नहीं था और ली तिंगजी मो बैचवान के रूप में उतना अच्छा नहीं था, ली परिवार भी एक अमीर परिवार था। ली तिंगजी उसके बहुत शौकीन थी कि वह अपनी मदद से फिर से उठने में सक्षम हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ली जियानक्सियन ने ली तिंजी को लेने के लिए ले जाने के लिए पास के फोन बूथ की ओर बढ़ी। लेकिन जिसने फोन का जवाब दिया वह हमेशा ली यानान था। न केवल उसने ली तिंगजी को फोन का जवाब देने दिया, लेकिन उसने ली जियानक्सियन को लाइन के दूसरे छोर से भी मॉक किया। असहाय ली जियानक्सियन को ली तिंगजी खोजने के लिए व्यक्ति में ली फैमिली कासा में जाना पड़ा। ली घर के नौकर भी पहले से कम उत्साही थे और सामान्य सौजन्य को बढ़ाने के लिए भी परेशान नहीं थे। क्षमा करें, हमारे युवा मास्टर के पास महत्वहीन व्यक्तियों से मिलने का कोई समय नहीं है। महत्वहीन व्यक्ति? ली जियानक्सियन थोड़ा दूर फेंक दिया। मैं महत्वहीन हूं? चलो टिंगजी बाहर आओ और मुझे अभी देखो। सावधान रहें या टिंगजी आपको अपना समय बर्बाद करने पर पछतावा करेगी। यह सुनकर नौकर का चेहरा बदल गया। ली परिवार में कौन नहीं जानता था कि ली तिंगजी ने ली जियानक्सियन को अपने खजाने की तरह व्यवहार किया। जैसे ही नौकरों में हिचकिचाहट हुई, ली यानन बाहर आए। ओह, हमारे यहां कौन है? यह वास्तव में एमे बैचुया के मंगेतर सूर्य डालियान है। एक साधारण वाक्य, यह मजाक से भरा था। ली जियानक्सियन ने अपने क्रोध को निगल लिया। टिंगजी कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। उसकी बारी आती है। जब वह ली परिवार में विवाहित हो जाती है तो वह पहला व्यक्ति ली यानन है। सूर्य डालियान, अगर मैं तुम थे तो मैंने एक छेद खोला और इसमें क्रॉल किया होगा। आप अभी भी मेरे भाई को खोजने के लिए चेहरे कैसे कर सकते हैं? मैं आपके भाई के बच्चे के साथ गर्भवती हूं। ली जियानक्सियन ने एक बमबारी गिरा दी। यह बच्चा ली परिवार का पहला बच्चा होगा और ली तिंगजी उसके बहुत शौकीन थी। वह संभवतः अपने बच्चे को अस्वीकार नहीं करेगा। वह विश्वास नहीं करती थी कि ली यानन इस खबर को अनदेखा कर सकते हैं। ली यानन ने ठंडक को ठोस कर दिया। मेरे भाई के बच्चे?
यह उल्लसित है। संडालियान, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मेरे भाई ने स्क्रैप्स उठाया है? खो जाओ। या आप खुद को मूर्ख बनाएंगे, यहां तक कि अगर बच्चे ली जियानक्सियन ले जा रहे थे तो वास्तव में ली तीजी की थी। ली परिवार कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ली जियानक्सियन एक कुख्यात और बुरी महिला से ज्यादा कुछ नहीं था। ली परिवार कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करेगा और अपने भविष्य को नष्ट कर देगा। पूर्वाभास, ली जियानक्सियन ने कहा, ली यानर्न, मेरे पेट में बच्चा तीजी का पहला बच्चा है। यदि कोई दुर्घटना है तो क्या आप जिम्मेदारी सहन कर सकते हैं? कौन जानता है कि बेस्टर्ड कौन है? ली यानन ने मजाक किया। संडालियान, क्या आपको सच में लगता है कि आप कुछ मांग के बाद के पुरस्कार हैं? आप एक अवांछित चूहे के अलावा कुछ भी नहीं हैं। सुरक्षा कहाँ है? इस महिला को यहां से बाहर निकालो। ली जियानक्सियन ने विरोध करने की कोशिश की। ली यानर्न, आप इस तरह से मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अगर तिंगजी इस बारे में जानता था तो वह आपको बंद नहीं करेगा। यह असहनीय था। ये लोग सिर्फ असहनीय थे। उन्होंने ली तिंगजी की पीठ के पीछे इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत की। पकड़ो। ली यानर्न ने अपना हाथ हल्के से उठा लिया और सुरक्षा गार्ड तुरंत बंद हो गए और उसे वापस देखे। ली यानान ने जारी रखा, चूंकि आप मेरे भाई को देखने के लिए इतने उत्सुक हैं, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। जियाओफांग, ऊपर की ओर जाओ और मेरे भाई को नीचे बुलाओ। हाँ, मिस। जियाओफेंग ने सिर हिलाया, चारों ओर मुड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गया। लंबे समय से पहले ली तिंगजी ऊपर से नीचे आ गई। ली तिंगजी, ली जियानक्सियन की आंखें तुरंत जलाई गईं और वह उसके पास पहुंची। तिंगजी, इस बार सुरक्षा गार्ड ने उसे नहीं रोका। ली जियानक्सियन को ली तिंगजी को बाहर करने के लिए शिकायतों का एक पेटी था। हालांकि ली तिंगजी ने ली जियानक्सियन को एक हाथ से फेंक दिया, गुस्से में चिल्लाया, खो जाओ। तुम मुझे घृणा करते हो। ली जियानक्सियन को जमीन पर खटखटाया गया था। उसने अविश्वास में ली तिंगजी को देखा और पीड़ा में रोया। तिंजी, क्या तुम मुझे पहचान नहीं? मैं जियानक्सियन हूं। ली तिंगजी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वह एक महिला द्वारा इतनी बुरी तरह से धोखा दिया जाएगा। ली जियानक्सियन के बारे में सब कुछ नकली था। उसकी प्रतिभा एक शम थी। अध्याय 493, निरंतर चेहरा स्लैपिंग। 5। उसका नाम एक शम था, यहां तक कि उसकी शुद्धता एक शम भी थी। फिर इस नकली महिला के लिए उन्होंने मो बाइचुआन के साथ अपनी भाई की दोस्ती समाप्त कर दी जो 20 साल तक चली गई थी। वह अफसोस से भरा था। चरित्र के अपने गरीब फैसले के लिए खेद है। जब नी यांग ने उसे चेतावनी दी थी तो उसे ली जियानक्सियन की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए थी। अगर उसने ली जियानक्सियन की ओर सावधानी बरतनी थी तो वह बहुत ही भयानक रूप से धोखा नहीं होगा। अब मेरे एक रात के बारे में सोचा, एक साथ उसे अपने पेट के लिए बीमार बना दिया। ली तीजी ली जियानक्सियन को एक दूसरे के लिए वापस देखने के लिए सहन नहीं कर सका और छोड़ने के लिए बदल गया। ली जियानक्सियन पर अपनी बाहों को पार कर गया और नीचे देखकर ली यानन ने कहा, संडालियान, क्या आप अंत में अब हारने के लिए तैयार हैं? ली जियानक्सियन जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा मौत से पीला, दोनों हाथों से मिट्टी में पलायन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली परिवार ने अब उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक बार जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उनके पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सिर्फ 9 और महीने। वह निश्चित रूप से वापसी करेगा। ली जियानक्सियन का हाथ उसके निचले पेट पर विश्राम किया, दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में चमकती हुई। रात गिर गई। ली जियानक्सियन ने रात को सड़क के किनारे घुमाया। राहगीर, जिसने उसे डर में चिल्लाया। एम्बुलेंस साइरेन की तेज आवाज जल्द ही बाद में पीछा किया। जब ली जियानक्सियन फिर से जाग गया तो उसकी दृष्टि सफेद से भरी हुई थी और दवा की गंध ने अपने नाक को भर दिया। क्या यह अस्पताल था? वह अस्पताल में क्यों थी? उस पल में उसके पेट के माध्यम से एक तेज दर्द को गोली मार दी। आप बस सर्जरी से बाहर आ गए हैं, आप चारों ओर नहीं जा सकते हैं। एक नर्स की आवाज उसके कान में तैर गई। सर्जरी? ली जियानक्सियन ने रंग की सूजन के साथ नर्स को देखा। मेरे पास सर्जरी क्यों हुई? नर्स ने कहा,
आपके पास गर्भपात था और अभी एक फैलाव और इलाज प्रक्रिया में आ गया है। क्या आपके पास कोई परिवार है? उन्हें सर्जरी और अस्पताल में भर्ती की लागत आने और कवर करने की आवश्यकता है। गर्भपात? ली जियानक्सियन ने नर्स की बाह को पकड़ लिया, उसकी आवाज उन्माद, मैंने गर्भपात क्यों की? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरे बच्चे को वापस दो। उसने अब सब कुछ खो दिया था। उसकी एकमात्र आशा बच्चा था। लेकिन अब उसके बच्चे के साथ भी चले गए। वहली परिवार को बांधने के लिए क्या उपयोग कर सकती थी? क्या यह सब सिर्फ एक दुःस्वप्न था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली जियानक्सियन वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। नर्स ने कहा, कृपया शांत हो जाओ। जब आप कल रात लाए गए तो आप पहले ही गर्भपात कर चुके थे। लेकिन ली जियानक्सियन कैसे शांत रह सकता है? उसने एक दृश्य बनाया, आंसू में तोड़कर, पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर। तुम सब मेरे विरुद्ध हो। आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे मेरे बच्चे को वापस दो, कोई अन्य विकल्प नहीं है। नर्स ने ली जियानक्सियन को एक शांतता के साथ इंजेक्शन दिया, जिसने आखिरकार उसे शांत कर दिया। अगले दिन एमओ हडी से ली जियानक्सियन चोरी के बारे में एक लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस तरह नाम तितली ने साहित्यिक दुनिया में प्रसिद्धि के लिए रॉकेट किया। कई साहित्य और लेखकों ने सभी इस बच्चे के प्रजनन को पूरा करने के लिए मो परिवार का दौरा किया। मो हुडी इन विद्वानों से बात करने का भी आनंद लेती है। यद्यपि उसकी शारीरिक उम्र केवल अपने किशोरों में है, लेकिन उसकी बौद्धिक युग एक वयस्क की कई बार है। उन्हें इन विद्वानों और अक्षरों के पुरुषों के साथ चर्चा के सामान्य विषय मिलते हैं। एमओ परिवार के बुजुर्ग दोनों इस बात को महसूस करने के लिए राहत मिली थी कि ली जियानक्सियन ने जानबूझकर जियांगनान से एमओ हुडी के इलाज के लिए दिव्य डॉक्टर को लाया था। शुरुआत से वह मो हदी को मारना चाहती थी, इसलिए वह मो हदी के काम को स्वतंत्र रूप से चोरी कर सकती थी। मो की दादी ने इसे गहराई से खेद दिया। जियाओडी, मुझे खेद है, आपकी दादी ने लगभग आपकी मृत्यु का कारण बना दिया। ऐसा लगता है कि मैं एक विषैला सांप वापस लाया। वापस देखकर यह अभी भी बाल उग रहा है। यदि नियांग उस समय मोहुडी के बचाव में नहीं आया था, तो मोहुडी पहले से ही मर जाएगा। शुक्र है नियांग था। एमोहुडी, समझ, जवाब दिया, दादी, गलती करने के लिए मानव है। आपको खुद को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे देखो, मैं अभी ठीक हूं, क्या मैं नहीं हूं? मो की दादी ने मो की हदी इतनी तंग रखी, आंसू उसके चेहरे को स्ट्रीम कर रहे हैं। मो क्विशन ने अपनी मां की पीठ को पीटा। मां, यह सब अतीत में है। बहुत दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए मो की दादी ने कहा, हाँ, मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं। शुक्र है हम यांगयांग से मुलाकात की, अन्यथा जियाओडी उस सूर्य डालियान द्वारा मारा गया हो सकता है। मोक्विशन ने सिर हिलाया। हमें वास्तव में यांगयांग को धन्यवाद देना होगा। अगर यह यांगयांग के लिए जियाओडी की प्रतिभा के लिए नहीं था और मुझे उसके लिए एक शिक्षक खोजने के लिए याद दिलाता था, तो हम अभी भी अंधेरे में रखा जा सकता है। एक बार चोरी का मुद्दा समय की अवधि के लिए खींचता है, इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मो की दादी ने कहा, यांगयांग हमारे मो परिवार के लिए एक भाग्यशाली सितारा की तरह है। क्विशन, आप उसे धमकाने नहीं दे सकते। अगर मैं आपको धमकाने वाला यांगयांग ढूंढता हूं, तो देखें कि क्या मैं आपके पैरों को नहीं तोड़ता। मुक्विशन सब मुस्कुराता था। क्या मैं अभी भी आपका बेटा हूं? अगर तुम मेरे बेटे नहीं थे, तो क्या आप इस तरह व्यवहार करेंगे? मो की दादी जारी रही, क्यूशन, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको यांगयांग को सुनना है। जो भी कहता है वह करो। आप उसे पागल नहीं कर सकते। इसे प्राप्त किया। मुक्विशन ने पीड़ित महसूस करने का नाटक किया। मां, एक आदमी के रूप में मुझे लंबा और दृढ़ खड़ा होना चाहिए। मैं एक जवान लड़की द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मो की दादी ने उसे डांटा। आपको लगता है कि आप लंबे और दृढ़ खड़े हैं? अगर मैं आपको यांगयांग सुनने के लिए कहता हूं, तो आप उसे सुनते हैं। यदि आप उसे पागल पाने की हिम्मत करते हैं, तो घर वापस आने के बारे में भी मत सोचो। क्या होगा अगर वह अनुचित हो रही है? मो क्विशन ने पूछा। मो की दादी ने वापस छीन लिया। यांगयांग ऐसी अच्छी लड़की है, वह अनुचित कैसे हो सकती है?
अगर कोई गलती है तो यह तुम्हारा होना चाहिए, मो क्विशन। वह चुने हुए बच्चे होना चाहिए। मो के दादा ने पक्ष से जोड़ा, आपकी माँ सही है, यांग यांग एक अच्छी लड़की है, वह अनुचित तरीके से कार्य नहीं करेगी। आपको यांग यांग सुनना चाहिए। आप अब बड़े हो गए हैं और आप अक्सर इतने आकस्मिक हैं, ऐसा क्या दिखता है? यांग यांग इतना उत्कृष्ट है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसके लायक कैसे हो सकते हैं? मो क्विशन ने इसे हंसे, यांग यांग इतना सही नहीं है, वह मुझे जिस तरह से मैं हूं उसे पसंद करती है। यांग यांग को न केवल वह जिस तरह से है, वह भी वित्तीय रूप से उनका समर्थन करना चाहती है। मुझे लगता है कि आपको पीटा जाना चाहिए। मो के दादाजी ने अपनी पैदल चलने वाली छड़ी के साथ मो क्विशन के पैर को तोड़ दिया। बूढ़ा आदमी वास्तव में चिंतित था, यह देखकर कि नियांग बेहतर हो रही है, जबकि मो क्विशन वही रहे, लेकिन वह डर गया कि एक दिन नियांग मो क्विशन पर दिखाई देगा। मो क्विशन कूद गया और रोया, पिताजी, आप इस बारे में गंभीर हैं? मो के दादा ने गुस्से में कहा, आपको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? यदि आप यांग को गुस्सा करने की हिम्मत करते हैं तो यह आखिरी बार नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, क्या आपके पास हाल ही में पर्याप्त पैसा है? मेरे पास बहुत सारे हैं, पिताजी, मो क्विशन ने गंभीरता से जवाब दिया। आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मो के दादा ने उस पर भरोसा नहीं किया। जैसा कि हर किसी की आंखों में, मो क्विशन सिर्फ एक बेरोजगार व्यक्ति था। आपका बूढ़ा आदमी तुम पर हंस नहीं होगा। क्या आप अजीब महसूस कर रहे हैं? बोलते समय उनके दादा ने मो क्विशन को एक बैंक कार्ड सौंप दिया। आजकल डेटिंग युवा लोगों को बाहर जाने, फिल्में देखने की जरूरत है और कभी कभी छोटे उपहार खरीदते हैं। पैसा जल्दी से चलता है। मो के दादा नहीं चाहते कि मो क्विशन को पैसे के बारे में परेशान न हो। हमारा परिवार समृद्ध है, अजीब महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मो परिवार निश्चित रूप से मो क्विशन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन से अधिक था। मो क्विशन ने असहाय रूप से कहा, पिताजी, मेरे पास वास्तव में पैसा है और मेरा अपना व्यवसाय है। उनके दादाजी ने बस उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने याद किया कि मो क्विशन ने एक बार परिवार के बड़े सदस्यों को अपनी कंपनी के आधार पर दौरा करने के लिए लिया, लेकिन दोनों बुजुर्गों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने क्या देखा। जोर देकर कहा कि यह मो क्विशन द्वारा स्थापित प्रदर्शन था। मो क्विशन भी असहाय था। आपको लगता है कि आपका बूढ़ा आदमी आप पर हंसेंगे? उसके दादा ने उसे कार्ड सौंप दिया, बस इसे ले लो, अन्यथा मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। अध्याय 494 दोहराएं, ली जियानक्सियन जेल में जाता है। असहायता से मो क्विशन केवल इसे स्वीकार कर सकते थे। केवल तब पुराने मास्टर मो ने संतुष्ट महसूस किया। इस समय मो बाइचुआन बाहर से अंदर चला गया और सम्मानपूर्वक अभिवादन, दादा, दादी, छठे चाचा। चुनचुआन वापस आ गया है। पुराने महोदया मो ने एक बीमिंग मुस्कान के साथ बधाई दी। क्या तुम थक गए हो? क्या आपने अभी तक खाया है? मैंने खाया है, मो बैचुया उत्तर दिया, ऊपर की ओर मुड़ने के लिए। ली जियानक्सियन के साथ घटना को मो बाइचुआन पर थोड़ा असर लगा था। वह सामान्य रूप से अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में गया, काम, खाओ, लेकिन पहले की तुलना में वह बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी था। उसने पूरे दिन एक कठोर चेहरा पहना था, जैसे कि किसी ने उसे एक बड़ी राशि का भुगतान किया था। मो बाइचुआन की आकृति देखकर तीसरी मंजिल तक गायब हो गई। पुरानी महोदया मो ने एक श्वास लिया। पुराने मास्टर मो भी थोड़ा परेशान दिखता था। अगर यह उनके लिए नहीं था तो मो बाइचुआन ने यह सब अनुभव नहीं किया होगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े पोते को माफी मांगी। माँ, पिताजी, इस मामले पर खुद को दोष मत दो। मो क्विशन चले गए। ओल्ड मास्टर मो और ओल्ड मैडम मो के कंधों के चारों ओर एक हाथ लपेटो। आखिरकार मो बाइचुआन भी इसके लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने ली जियानक्सियन को जिद्दी भरोसे से भरोसा करते हुए अपनी सलाह छीन ली थी। शादी से पहले मो क्विशन ने विशेष रूप से मो बाइचुआन की सलाह दी थी। 23 जून दिन राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई। इंटरनेट के बिना युग में किसी को व्यक्तिगत रूप से परिणामों की जांच के लिए स्कूल जाना पड़ा। सुबह की शुरुआत में परिसर उन छात्रों के साथ पैक किया गया था जो अपने परिणामों की जांच करने आए थे और लीवी उनमें से एक था। लीवी, होमरूम शिक्षक लीवी, बीमिंग तक चला गया।
शिक्षक यिन ने जारी रखा, लीवी, बधाई हो। आपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में एक प्रभावशाली 510 अंक बनाए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कुल स्कोर 650 अंक था। 510 अंक स्कोर करने से वास्तव में काफी उल्लेखनीय था। यह सब के बाद 1980 के दशक के बाद था। कॉलेज में जाने में हर कोई असाधारण माना जाता था। इसके अलावा 510 अंक का स्कोर पहले स्तरीय कॉलेज कट ऑफ पास करने के लिए पर्याप्त था। लीवी निश्चित रूप से एक आशाजनक भविष्य के आगे था। हालांकि लीवी थोड़ा निराश था। केवल 510 अंक। उन्होंने मूल रूप से 985 शीर्ष विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी। केवल 510 अंक। उन्होंने मूल रूप से 985 शीर्ष विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस स्कोर के साथ वह 211 विश्वविद्यालयों के लिए कट ऑफ को भी पूरा नहीं कर सका और केवल एक नियमित प्रथम श्रेणी के कॉलेज का प्रबंधन करेगा, अकेले एक शीर्ष स्तरीय एक को अकेला दे। नी यांग ने पिछले हस्तांतरण छात्र परीक्षा में उच्च 645 अंक बनाए। वह नी यांग के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए था? कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए लीवी ने भारी प्रयास किया था, मुश्किल से खाने या 2 महीने के लिए सो रहा था। लेकिन नतीजा यह था कि उन्होंने नी यांग से 135 अंक कम स्कोर किए। यदि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए नी यांग के स्कोर पर विचार किया गया था, तो वह देश में किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का चयन कर सकती थी और विदेश में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी जा सकती थी। नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत की थी, यह कैसे हो सकता है कि वह एक आत्मसिखाए गए व्यक्ति से बाहर हो गया था? लीवी बहुत परेशान थी क्योंकि उसने पूछा, शिक्षक यिन, जिनके पास हमारी कक्षा में सबसे अच्छा स्कोर था। शिक्षक यिन ने जवाब दिया, कॉलेज परीक्षा पत्र इस समय बहुत मुश्किल था। हमारी कक्षा में उच्चतम स्कोरर आप हैं। हमारे स्कूल में शीर्ष स्कोरर कक्षा 16 से वू दजुन है, जिन्होंने 59 अंक बनाए। यह सुनकर लीवी भी बदतर महसूस किया। वह और वू दजुन प्राथमिक स्कूल सहपाठियों थे। फिर वू दजुन में अच्छे ग्रेड नहीं थे और अक्सर चीनी और गणित असफल थे। अप्रत्याशित रूप से वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में वू दजुन द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया था। दोषी महसूस करना, लीवी ने कहा, मुझे खेद है, शिक्षक यिन। मैंने इस बार अच्छा नहीं किया और आपकी अपेक्षाओं को विफल कर दिया। शिक्षक यिन मुस्कुराया और कहा, नहीं, नहीं, नहीं। लीवी, तुमने काफी अच्छा किया है। लीवी हमेशा अपने आशाजनक छात्र रहे थे। 510 का स्कोर शिक्षक यिन की उम्मीदों के भीतर था। यह दर्शाता है कि लीवी ने खराब प्रदर्शन नहीं किया था। इसके अलावा इस बार परीक्षा पत्र विशेष रूप से मुश्किल था। लीवी ने तब पूछा, ओहा, शिक्षक यिन, क्या मैं अंतिम हस्तांतरण छात्र परीक्षा से टेस्ट पेपर देख सकता हूं? आप उसे क्यों देखना चाहेंगे? शिक्षक यिन परेशान थे। लीवी ने कहा, मेरा एक दोस्त अगले वर्ष स्थानांतरण छात्र परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए मैं उन्हें इस साल के सवालों को दिखाना चाहता था। शिक्षक यिन ने सिर हिलाया, ओह, मैं देखता हूं। फिर मेरे साथ आओ। लीवी ने शिक्षक यिन के कदमों का पालन किया। कार्यालय में कुछ शिक्षक चैट कर रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, हे ओल्ड जू, हमने हाल ही में अपनी कक्षा से उस अंधेरे घोड़े को क्यों नहीं देखा? शिक्षक जू ने पूछा, तुम्हारा मतलब नी यांग? हाँ, उसे। शिक्षक जू ने मुस्कुराया, उस बच्चे के पास एक विशेष पारिवारिक स्थिति है, इसलिए वह नियमित दिनों में स्कूल नहीं आती है, केवल परीक्षाओं के लिए दिखा रही है। शिक्षक वांग ने आश्चर्यचकित देखा, स्कूल में भाग नहीं लेता है, अभी भी एक छात्र के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। पुराना जू, क्या यह बच्चा अत्यधिक घमंडी नहीं है? क्या वह सोचती है कि सिर्फ इसलिए कि वह अंतरिक्ष छात्र परीक्षा में पहली बार रैंकिंग करती है, उसे स्कूल में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है? कलम आपके द्वारा जानने वाले मस्तिष्क की तुलना में शक्तिशाली है, एक और शिक्षक ने कहा। नी यांग एक छात्र महान क्षमता वाला है। ओल्ड जू, आपको उसके पास ध्यान देना होगा। हमें ऐसे वादा करने वाले छात्र को नहीं देना चाहिए जो एक शीर्ष कॉलेज में जा सकता है, बर्बाद करने के लिए जा सकता है। अध्याय 495 दोहराएं, ली जियानक्सियन जब्स 2 पर जाता है। शिक्षक वांग ने सिर हिलाया, मिमी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। शिक्षक यिन लीवी के साथ चले गए और लीवी ने सभी बातचीत को अंदर सुना। उन्होंने यह भी सोचा कि नी यांग बहुत घमंडी था।
कक्षाओं के लिए स्कूल क्यों नहीं आ सकता? शिक्षक जू, क्या आप मुझे नियांग पिछली बार अपनी कक्षा से स्थानांतरण छात्र की परीक्षा पत्र उधार दे सकते हैं? शिक्षक यिन लीवी के साथ शिक्षक जू के डेस्क के पास आए। यकीन है, जैसा कि शिक्षक जू परीक्षा पत्र की तलाश में था, उन्होंने पूछा, आपको इसके लिए क्या चाहिए? शिक्षक यिन ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारी कक्षा में लीवी का एक दोस्त अगले वर्ष स्थानांतरण परीक्षा लेने की योजना बना रहा है, इसलिए वह परीक्षा पत्र देखना चाहता है। एक शिक्षक ने तुरंत टिप्पणी की, शिक्षक यिन, लीवी ने आपकी कक्षा से एक अच्छी नौकरी की। एक प्रमुख विश्वविद्यालय में आने के लिए 510 अंक पर्याप्त होंगे। लीवी, बधाई हो। धन्यवाद, शिक्षक झाओ। लीवी, जो नीचे महसूस कर रहा था, उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। हालांकि अन्य शिक्षकों ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रहने की अपनी क्षमता के सबूत के रूप में व्याख्या की और अपने असाधारण प्रदर्शन के बावजूद नहीं दिखाया। शिक्षक झाओ ने यिन के कंधे को पीटा और ईमानदारी से कहा, लीवी द्वारा पेश किए गए स्थानांतरण छात्र को बुरा नहीं होना चाहिए। शिक्षक यिन, आपको यह अवसर लेना चाहिए। नियांग के साथ क्या हुआ वह फिर से नहीं होता है। कार्यालय के सभी शिक्षकों ने एक संभावित प्रमुख विश्वविद्यालय के छात्र पर गायब होने के लिए शिक्षक झांग क्युआंग के लिए दिल की धड़कन महसूस की। शिक्षक यिन ने हंसे और कहा, मैं अगले कार्यकाल में नए प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाऊंगा, इसलिए स्थानांतरण छात्रों को मेरे साथ बहुत कुछ नहीं होगा। शिक्षक वांग ने तुरंत चिंतित किया, मैं अगले साल तीसरे साल सिखाने जा रहा हूं, इसलिए लीवी, मुझे अपने मित्र के अकादमिक प्रदर्शन के बारे में बताएं। एक हस्तांतरण छात्र के रूप में शामिल हो, लीवी ने आकस्मिक रूप से कहा, उनके ग्रेड औसत हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम होना चाहिए। यह सुनकर शिक्षक वांग ने अपने उत्साह को खो दिया। उसे एक अंधेरे घोड़े की जरूरत थी। इस समय शिक्षक जू ने नियांग का पेपर पाया। पेपर में 8 वर्ग शामिल थे। गणित, अंग्रेजी, इतिहास, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सभी उत्तरों सही थे। फिर नियांग ने चीनी खंड में एक खाली प्रश्न के लिए 3 अंक खो दिए और राजनीतिक विज्ञान और भौतिकी में प्रत्येक को 1 अंक खो दिया। कुल 645 अंकों को स्कोर किया। इसके अलावा उसकी हस्तलेख साफ थी, कागज को साफ और निरीक्षण करने के लिए सुखद बना दिया गया था। शिक्षक जू ने लीवी को पेपर सौंप दिया और शोक किया, नियांग की नींव ठोस है। यह एक दयालुता है कि उसने चीनी खंड में भरने के खाली प्रश्न के लिए 3 अंक खो दिए। आमतौर पर पढ़ने की समझ में अधिक गलतियां की जाती हैं। नियांग जैसे रिक्त प्रश्नों में गलतियों को देखना दुर्लभ है। आखिरकार भरने वाले खाली प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर रोटी सीखने से आते हैं और कुछ प्रयासों के साथ महारत हासिल की जा सकती है। धन्यवाद, शिक्षक जू। लीवी ने अपने कृतज्ञता व्यक्त की, तब पूछा, शिक्षक जू, क्या मैं इस पेपर को अपने दोस्त के लिए अध्ययन करने के लिए घर ले सकता हूं? शिक्षक जू आसानी से सहमत हुए, आप कर सकते हैं। लीवी ने उसे फिर से धन्यवाद दिया। शिक्षक जू ने सिर हिलाया। लीवी ने छोड़ दिया। उन्होंने शिक्षक यिन को अपनी परिपक्वता के लिए लीवी की प्रशंसा की। इस बीच जैसे ही लीवी ने घर पहुंचा, ली डोंगलियांग और कियान जिनफेंग उसे बधाई देने के लिए पहुंचे। जियाओडे, आपने अपनी परीक्षा में कैसे किया? 510 अंक, लीवी ने निराशाजनक उत्तर दिया। 510 अंक। ली डोंगलियांग और कियान जिनफेंग दोनों खबरों पर बहुत खुश थे। ली डोंगलियांग ने पूछा, क्या यह एक प्रमुख विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए पर्याप्त स्कोर है? जियाओडे, आप किस स्कूल में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? एक प्रमुख विश्वविद्यालय में जाने के लिए। उस समय एक सामान्य विश्वविद्यालय से भी एक नया स्नातक एक सुरक्षित नौकरी सुरक्षित कर सकता है। ली परिवार की 3 पीढ़ियों सभी किसान थे। ली डोंगलियांग ने कभी सपना नहीं देखा कि उनका परिवार एक विश्वविद्यालय के छात्र का उत्पादन कर सकता है। ऐसा लगता था कि शुभकामनाएं ने पैतृक कब्र को मारा था। कियान जिनफेंग उसकी मुस्कान नहीं हो सका। जियाओडे, आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? मुझे इसे जल्दी से देखने दो। लीवी ने अपने रिपोर्ट कार्ड को कियान जिनफेंग को सौंप दिया और फिर कमरे में जाने के लिए चारों ओर मुड़ गया। ली डोंगलियांग और कियान जिनफेंग ने स्कोर रिपोर्ट आयोजित की। 510 अंक। यह वास्तव में 510 अंक हैं। मैं सपना देख रहा हूं। हमारा बेटा वास्तव में अविश्वसनीय है। जोड़े अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड को अपने पड़ोसियों को दिखाए गए और एक उत्सव पार्टी की मेजबानी के दौरान चर्चा की।
एक साधारण परिवार के लिए एक कॉलेज छात्र का उत्पादन एक बड़ा सौदा था और यह जश्न मनाने लायक था। लीवी ने सावधानी से अपने कमरे में नियांग के पेपर की जांच की। उन्होंने पाया कि स्थानांतरण छात्र परीक्षा काफी आसान थी। अगर उसने परीक्षा ली थी तो उसका स्कोर नियांग की तुलना में कम नहीं होता। तो उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अपने वर्तमान कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्कोर को त्यागने का फैसला किया और परीक्षा को फिर से शुरू करने का विकल्प चुना। अपने वर्तमान प्रदर्शन के साथ अगर उसने एक वर्ष दोहराया तो अगले वर्ष उनका स्कोर निश्चित रूप से नियांग के शीर्ष पर होगा और वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर भी बन सकता है। नियांग से मिलने से पहले लीवी 510 के अपने स्कोर से संतुष्ट हो गए थे, लेकिन नियांग से मिलने के बाद वह अब 510 से संतुष्ट नहीं था। अध्याय 496 दोहराएं। ली जियानक्सियन जब्स 3 पर जाता है। नियांग की विभिन्न स्थितियां सभी बेहतर हैं। अगर उसके ग्रेड नियांग को पार नहीं कर सकते हैं तो उसे नियांग के साथ क्या सामना करना पड़ता है। वे सभी कहते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद एक लड़की की आईक्यू गिर जाएगी। तब तक नियांग अगले वर्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेती है। वह एक 9 वर्ष की होगी। उस समय वह निश्चित रूप से उसे पार नहीं करेगी, तो उसे 1 साल दोहराना चुनना चाहिए। केवल तभी वह नियांग से बाहर हो सकता है। लीवी ने अपना परीक्षा पत्र दिया और नीचे चला गया। लिविंग रूम में ली डोंगलियांग एक पार्टी को फेंकने के बारे में क्युआन जिनफेंग के बारे में चर्चा कर रहा था। पिताजी, माँ, क्या गलत है बेटा? क्युआन जिनफेंग ने चिंता से पूछा। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? चलो माँ इसे तुम्हारे लिए पकाएं। नहीं, लीवी ने अपने सिर को हिलाकर फिर कहा। पिताजी, माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं कम प्रदर्शन कर सकता हूँ। ली डोंगलियांग हंसे और कहा, जियाओडे, मैंने चारों ओर पूछा है। आपने हमारी पूरी सड़क में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। पड़ोसी वांग ने केवल 390 अंकों में थोड़ा सा स्कोर किया है, जो चौथी कक्षा में भी पर्याप्त नहीं है। वह मुश्किल से तीसरे स्तर के विश्वविद्यालय में जा सकता है। बिल्कुल, क्युआन जिनफेंग ने चिंतित किया। आपके चचेरे भाई ने इस साल परीक्षा भी ली। मैंने आपकी चाची को बुलाया और पूछा। उसने केवल 300 अंक भी कम किया। मैंने सुना है कि परीक्षा इस साल विशेष रूप से मुश्किल थी। हम बहुत खुश हैं कि आपने 510 अंक बनाए हैं। ली परिवार के स्वर्ण फीनिक्स के रूप में लीवी का वर्णन करना एक असाधारण नहीं है। लीवी ने बहुत गंभीरता से कहा, पिताजी, माँ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं परीक्षा को फिर से लेना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा समर्थन कर सकते हैं। क्या? ली डोंगलियांग सोचा कि वह भेदभाव कर रहा था। मैं परीक्षा को फिर से करना चाहता हूँ। लीवी ने प्रत्येक शब्द पर जोर दिया। क्युआन जिनफेंग ने लीवी के माथे को छुआ। बेटा, क्या आपको बुखार है? यह सब के बाद 500 से अधिक अंक है। एक ऐसा स्कोर जो ज्यादातर लोग नहीं पहुंच सकते। 1 साल को दोहराना आसान लगता है। अगर भाग्य उसकी तरफ नहीं है तो उसे 510 अंक भी नहीं मिल सकते हैं। यह वास्तव में शर्मनाक होगा। लीवी ने बहुत दृढ़ता से कहा, माँ, मुझे बुखार नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट हूं। मैं परीक्षा को फिर से करना चाहता हूं। क्यों? ली डोंगलियांग ने पूछा। क्युआन जिनफेंग भी बड़ी प्रत्याशा के साथ लीवी को देख रहे थे। लीवी ने जारी रखा, क्योंकि मेरा आदर्श स्कोर 620 अंक से ऊपर है और मेरे वांछित विश्वविद्यालय क्विंगुआ विश्वविद्यालय और बीजिंग विश्वविद्यालय हैं। माँ, पिताजी, परीक्षा को वापस लेने के मेरे निर्णय का समर्थन करें। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। ली डोंगलियांग असहमत। ली डोंगलियांग के लिए बस पहले स्तरीय विश्वविद्यालय में भाग लेने में सक्षम होने के लिए बहुत संतोषजनक था। 985 परियोजना विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा को फिर से करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। माँ या तो सहमत नहीं है। यह 1 वर्ष दोहराने के लिए समय और ट्यूशन की बर्बादी है। क्या होगा यदि आप परीक्षा में विफल हो जाते हैं? क्या यह हमारे परिवार को हंसी नहीं बनाएगा? क्युआन जिनफेंग के लिए, जो बहुत अधिक जोखिम की तरह लग रहा था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इसके अलावा इस समय कोई ट्यूशन मुक्त नीति नहीं थी। वरिष्ठ 3 साल को दोहराने के लिए ट्यूशन और पाठ्य पुस्तकों के लिए 200 युआन खर्च होंगे। अन्य विविध व्यय का उल्लेख न करें। इन 200 युआन के साथ रात के खाने के लिए बिग स्पेयर पसलियों को खरीदने पर बेहतर नहीं होगा?
ली परिवार द्वारा संचालित इस हार्डवेयर स्टोर की वार्षिक आय 3000 युआन से भी कम थी। माँ, पिताजी, 510 अंक के साथ मैं केवल एक औसत प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय में भाग ले सकता हूँ। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद मैं भी एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन 985 परियोजना विश्वविद्यालय अलग अलग हैं। इन संस्थानों की डिग्री के साथ मुझे स्नातक स्तर के तुरंत बाद एक सरकारी विभाग में नौकरी मिल सकती है। क्या मेरे शिक्षा के माध्यम से मेरे समर्थन का उद्देश्य नहीं है ताकि मेरे पास अच्छा भविष्य हो सके? यह टिप्पणी ने ली डोंगलियांग को थोड़ा चौड़ा किया, क्योंकि सरकारी विभागों में काम करने वाले सभी अधिकारी हैं। ली परिवार में 3 पीढ़ियों को वापस देखकर उनमें से कोई भी अधिकारी कभी नहीं रहा है। यदि लीवी एक उच्च रैंकिंग अधिकारी बन सकता है तो क्या यह प्रतिष्ठित नहीं होगा? ली डोंगलियांग जारी रखा, जियाओडे, क्या होगा यदि आप 985 परियोजना विश्वविद्यालय में नहीं आते हैं? मैं असफल नहीं होगा, लीवी ने जारी रखा, नींव के रूप में 510 के स्कोर के साथ और वरिष्ठ 3 के एक और वर्ष को दोहराते हुए मैं संभवतः कैसे विफल हो सकता हूं? पिताजी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीवी ने क्या कहा? कियान जिनफेंग ने पूछा, क्या होगा यदि परीक्षा प्रश्न अगले वर्ष कठिन हैं? लीवी हंसी, माँ, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे शिक्षक ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इस साल सबसे कठिन परीक्षा प्रश्न थे और अगले वर्ष इस वर्ष की तुलना में कठिन नहीं होगा। इसके अलावा मैं इस दोहराने वाले वर्ष के दौरान अध्ययन करना जारी रखूंगा। भले ही मैं बदतर प्रदर्शन करूं, मेरा स्कोर बिल्कुल 510 अंक से कम नहीं होगा। लंबे समय तक चलने के बाद जोड़े ने परीक्षा को वापस लेने के लिए सहमति दी। लीवी की प्रेरणा द्वारा बहती थी। लीवी के परीक्षा को दोबारा देने के फैसले की खबर सुनने पर शिक्षक यिन भी आश्चर्यचकित हुए। लेकिन लीवी ने परीक्षा को पीछे हटाने पर जोर दिया, इसलिए वह केवल अपनी पसंद का सम्मान कर सकता था। क्योंकि किसी ने अस्पताल में भर्ती शुल्क की देखभाल नहीं की, ली जियानक्सियन को अस्पताल से खुद को निर्वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्याय 497 दोहराएं, ली जियानक्सियन जेल 4 पर जाता है। वह घूमने वाली सड़क पर चल रही थी, उसका चेहरा पीला। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह इसे स्वीकार करने के लिए बेहद अनिच्छुक थी। जब उसके पुनर्जन्म के बाद से उसका जीवन बेहतर और बेहतर हो रहा था। वह बीजिंग सामान्य विश्वविद्यालय में एक छात्र होने के लिए एक साधारण गांव लड़की होने से गई। उसने मो बैचुआन से भी शादी की थी। कोई भी नहीं जानता था कि उसने यहां कितना प्रयास किया था। लेकिन अब के बारे में क्या? मो बैचुया द्वारा डंप किया गया, स्कूल से निष्कासित, साहित्यिक दुनिया द्वारा उजागर। अब उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी सारी उपलब्धियां रात भर गायब हो गईं। अधिक ली जियानक्सियन ने इसके बारे में सोचा, उतनी ही अनिच्छुक चीजें स्वीकार करने के लिए थी। उसकी विशेषताएं कड़वाहट में मुड़ गईं। वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसने इस तरह मरने से इनकार कर दिया। वह अकेले मरना क्यों होगा? अगर उसे मरना पड़ा तो उसे किसी और को उसके साथ खींचने की जरूरत थी। उसकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नियांग था। उसने नियांग को उसके साथ मरने की योजना बनाई। ली जियानक्सियन ने अपनी आस्तीन के अंदर छिपी हुई मुट्ठी को दबा दिया। वह इतनी ताकत दे रही थी कि उसके नाकाम किस पहले से ही सफेद थे, नाखून अपने मांस में गहरे डूबते थे। आज नियांग के तीसरे नूडल रेस्तरां और दूध चाय की दुकान का भव्य उद्घाटन था। तो नियांग नई प्रतिष्ठान में मदद करने में व्यस्त थे। तीसरा रेस्तरां और चाय की दुकान बीजिंग के एक अलग जिले में स्थित थी। पहले और दूसरे रेस्तरां और चाय की दुकानों से 30 किलोमीटर से अधिक दूर थी। नई दुकान के लिए ऑपरेशन के पहले दिन होने के बावजूद अच्छे प्री-उद्घा पदोन्नति और महत्वपूर्ण उद्घाटन दिवस छूट नूडल प्रेमियों की भीड़ को आकर्षित करने में कामयाब रही। ली जियानक्सियन आगे बढ़ने के बाद अंततः नूडल रेस्तरां में पहुंचे। ग्लास खिड़की के माध्यम से देखकर उसने नियांग को अंदर से अंदर जाने के बारे में देखा। नियांग एक सफेद शर्ट और काले पैंट का एक साधारण पोशाक पहने हुए थे। उसके बाल एक बुन में बंधे थे। उसकी पोशाक बेहद सरल थी, लेकिन लोगों को रोकने और नोटिस करने के लिए यह पर्याप्त था। वह वास्तव में सुंदर थी। ली जियानक्सियन अपने पिछले जीवन के बाद से नियांग की सुंदरता के बारे में जानता था।
जब ली जियानक्सियन नियांग से मुलाकात की, नियांग पहले से ही उसके अर्धअष्टक में थी, लेकिन उसके चेहरे ने उम्र के कोई संकेत नहीं दिखाए। शायद यही कारण है कि वह उसके प्रति आकर्षित हुआ था। उसने नियांग का ध्यान पाने के लिए सब कुछ किया था। ली जियानक्सियन के निरंतर प्रयासों के बावजूद उसे बदले में भी एक नजर नहीं मिल सका। बस नियांग को ली जियानक्सियन को ईर्ष्या और नाराजगी के साथ देखा। नियांग अब इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जीने में सक्षम थी? उसके पास एक व्यवसाय, एक रिश्ते था और मो परिवार में भी शादी करने वाला था। भले ही मो क्विशन एक हारने वाला था, नियांग ने उनसे शादी करने के बाद वह मो बाइचुआन के साथ रहती। यदि नियांग ने बाद में पाया कि मो बाइचुआन श्री मोग था, नियांग निश्चित रूप से उसके साथ बेशर्मी के साथ संकोच नहीं करेगा। कोई रास्ता नहीं। क्या ली जियानक्सियन नहीं मिल सका? दूसरों को या तो सक्षम नहीं होना चाहिए, नियांग उसके साथ मरना चाहिए। ली जियानक्सियन ने अपनी आंखों को स्क्विंट किया, सड़क के किनारे एक मोहरे की दुकान की ओर मुड़कर उसके सोने के कंगन को प्यादा करने का इरादा रख दिया। नियांग के नए नूडल रेस्तरां और दूध चाय की दुकान का डिजाइन बहुत ही अभिनव था। भविष्य में मेनू में भी व्यंजनों की तस्वीरें थीं। आकर्षक दिखने वाली बुलबुला दूध चाय, मसालेदार मछली नूडल्स को लुभाने और शीर्ष पर तैरते हुए लाल तेल की एक परत के साथ कांटो स्टू सभी इतने आकर्षक थे कि जो भी उन्हें देखा गया कोई भी आदेश देने का विरोध नहीं कर सका। युवा महिला, क्या यह मसालेदार सब्जी नूडल्स वास्तव में स्वादिष्ट के रूप में स्वादिष्ट है? एक ग्राहक जो दूर से आया था। नियांग मुस्कुराया और कहा, एक बार कोशिश करने के बाद आपको पता चलेगा। मैं कुछ और गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि मसालेदार सब्जी नूडल्स का स्वाद आपको निराश नहीं करेगा। ग्राहक एक सीधा व्यक्ति था। ठीक है, बस आपके शब्दों के लिए मुझे आज कोशिश करनी है। मुझे मसालेदार सब्जी नूडल्स, एक खट्टा बेर सूप और एक कांटो स्टू का एक कटोरा दें। ओह, और कृपया टोफू के साथ कांटो स्टू में बतख के खून को प्रतिस्थापित करें। क्रय सामग्री को आसान बनाने के लिए कांटो स्टू में 6 अवयव तय किए गए थे। इसमें बेबी गोभी, झींगा, मछली की गेंदें, एनो की मशरूम, डक के रक्त और टोफू त्वचा शामिल थी। चूंकि बहुत से लोगों ने रक्त नहीं खाया, टोफू वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध था। नियांग ने एक छोटी सी नोटबुक ली और आदेश को लिखा। पूछ रहा था, कोई भी खाद्य एलर्जी या प्राथमिकताएं? क्या आप प्याज, अदरक और लहसुन खाते हैं? कोई एलर्जी नहीं, बस सीधे भोजन की सेवा करें। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। नियांग की टकटकी खिड़की पर बहती है क्योंकि वह रसोई में जाने के लिए चारों ओर घूमती है, जिससे चाची लियू को मेनू सौंपा गया था, जो नूडल्स खाना पकाने के प्रभारी थे। चाची लियू और दुकान के अन्य कर्मचारियों को सीधे जिंगहुआ गांव से भर्ती किया गया था, इसलिए नियांग ने उन पर भरोसा किया। भाई मो, नियांग ने मो क्विशन से संपर्क किया जो भोजन की प्लेटों को ले जा रहे थे। यांगयांग, क्या हो रहा है? मो क्विशन ने थोड़ा सा टकटकी उठाई। मुझे आपसे कुछ बात करने की जरूरत है। आगे बढ़ो। अध्याय 498 दोहराएं। ली जियानक्सियन जब 5 पर जाता है। नियांग ने कहा, अपनी कमर को थोड़ा मोड़ो। मो क्विशन बहुत लंबा था। नियांग लगभग 1.75 मीटर की ऊंचाई के साथ केवल अपने कंधे तक पहुंच गया। आधुनिक शब्दों में यह काफी आराध्य ऊंचाई अंतर था। ठीक है, मो क्विशन ने अपने होंठ को झुका दिया, थोड़ा सा स्क्वाट किया ताकि वह नियांग से भी छोटा था। नियांग बस अपने सिर को पैट करने के लिए अपना हाथ फैलाने की जरूरत थी। नियांग आसानी से अपने कान में फुसफुसाए जाने के लिए झुक गई। यह सुनकर मो क्विशन ने फहराया और कहा, नहीं, ऐसा करना बहुत खतरनाक है। नियांग ने उससे ट्रे ली, इसे एक तरफ रखा और उसे आंगन की ओर खींच लिया। आंगन कुछ फूलों के बर्तनों के साथ लगभग 10 वर्ग मीटर की खुली जगह थी। उनमें से एक चमेली को खिलाने वाला था, एक सभ्य हवा के रूप में अपनी सुगंध के साथ हवा भरने के लिए एक था। भाई मो, चिंता मत करो, मैं खुद की रक्षा करूंगा। आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ सहयोग करें। नहीं, मो क्विशन ने अभी भी मना कर दिया। इस तरह के बारे में क्या? नियांग ने उसे एक त्वरित पेक देने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा था। नहीं, मैं आपको ऐसा जोखिम नहीं ले सकता। मो क्विशन ने अभी भी मना कर दिया।
नियांग ने अपना हाथ लिया। भाई मो, यह छोटी बात मेरे लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। क्या आप एक बार मेरी मदद कर सकते हैं? बस एक बार। मुक्विशन ने एक शब्द कहे बिना अपने पतले होठों को दबाया। तब नियांग ने जारी रखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ सकता है। मुक्विशन के पतले होंठ थोड़ा चले गए। असल में आपको यह जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। मुक्विशन के पतले होंठ थोड़ा चले गए। असल में आपको यह जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अन्य तरीकों को ढूंढ सकता हूं। मैं अपने तरीके से उपयोग करना चाहता हूं। नियांग ने उन्हें दृढ़ता से काट दिया। मुक्विशन थोड़ा सा हिचकिचाहट। नियांग ने जारी रखा, भाई मो, मुझे पता है कि आप मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, लेकिन चिंता न करें। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन जैसा कि मुक्विशन कुछ कहने वाला था, नियांग अपने टिप्स पर खड़ा था और उसके बाकी शब्दों को चुंबन के साथ चुप कर दिया। हवा एक सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर मुक्विशन ने अपनी कमर के चारों ओर अपनी बाह लपेटकर नियंत्रण लिया। उसकी हथेली किसी भी तरह जल रही थी, फिर भी उसके होंठ अच्छे थे। लगभग 5 मिनट बाद वह शांति से उसे जाने दिया और अपने कॉलर को सीधा कर दिया। आपको सावधान रहना होगा। हाँ, नियांग ने सिर हिलाया, इस बारे में चिंता मत करो। चलो बाहर जाओ। नियांग ने अपना हाथ पकड़ लिया। मुक्विशन ने एक पल के लिए अपनी सांस ली। आप आगे बढ़ते हैं, मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। बाथरूम एक शौचालय और एक शॉवर के साथ छोटा लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित और साफ था। थोड़ी देर बाद मुक्विशन बाथरूम से बाहर आए। भाई मो, क्या तुमने एक शॉवर लिया? नियांग ने देखा कि उसके बाल थोड़ा गीला लग रहा था। नहीं, मुक्विशन शांत दिखते थे और समझाते थे, बाथरूम बहुत गर्म था। ओह, नियांग ने सिर हिलाया। शाम को लगभग 7:30 पर नूडल रेस्तरां समय पर बंद हुआ। नियांग जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। चूंकि लिटिल नियून का जन्मदिन जल्द ही था, इसलिए उसने सब्जी बाजार में जाने की योजना बनाई। एक आंकड़ा चुपके से उसका पीछा किया गया था। जैसे नियांग एक निर्जन गली में चले गए, तेज दर्द ने अपनी गर्दन को गोली मार दी। तब सब कुछ काला हो गया क्योंकि वह बेहोशी में फिसल गई। जब नियांग फिर से जाग गया तो उसके हाथ और पैर कसकर रस्सी से बंधे थे, जो हिलने में असमर्थ थे। एक सड़े गंध ने अपने नथुने को भर दिया। यह कहा था। नियांग ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन नॉट्स केवल अपने आंदोलनों के साथ कड़े हो गए। क्या कोई है? उस पल में कसकर बंद दरवाजा बाहर से खुला। उज्जवल प्रकाश बाढ़ में खुला रखा गया था। नियांग ने महसूस किया कि वह एक पुराने त्याग किए गए घर में थी जिसके बेहतर दिन लंबे समय से थे। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? डर ने यांग की आवाज में देखा। HMPH एक ठंड सूंघा हवा के माध्यम से लग रहा था। नियांग, मैंने सोचा कि आप कठिन थे। बाहर निकलता है आप हर किसी के रूप में मौत से डरते हैं। ली जियानक्सियन, नियांग ने उसकी आंखें पहनी। ली जियानक्सियन एक फैंसी ड्रेस पहने हुए थे। उसका चेहरा नाजुक मेकअप से सजाया गया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखती जिसने सिर्फ एक झटका लगाया था। तुम क्या चाहते हो? नियांग ने एक कदम पीछे की ओर ले लिया। ली जियानक्सियन नियांग के सामने रुक गया और कहीं से एक तेज रसोई चाकू खींच लिया। नियांग, तुमने मुझसे सब कुछ चुरा लिया। आपको क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूं? मैंने तुमसे सब कुछ चुरा लिया। नियांग ने फिर से स्क्विंट किया। ली जियानक्सियन, क्या आप वह नहीं थे जो लगभग मेरे जीवन को बर्बाद कर चुके थे? लीशु तुम्हारी मां है। आप दोनों ने मुझसे शादी करने के लिए साजुट किया है। तुमने मेरी मां को भी मार डाला। उससे शादी करना कि नुक आपकी शुभकामनाएं थी। यदि आपने वापस आज्ञा दी थी तो शायद आप थोड़ा सा भी रहेंगे, लेकिन अब आप एक अल्पकालिक भूत के अलावा कुछ भी नहीं है। ली जियानक्सियन की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई। यदि नियांग ने बांध गांव नहीं निकला और शादी कर ली तो हो सकता है कि वह पहले से ही मो बाइचुआन से शादी करेगी। नियांग के कारण सब। नियांग ने वह सब कुछ नष्ट कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं? तुम्हें मार डालो, ली जियानक्सियन ने शब्द द्वारा शब्द कहा।
हत्या अवैध है। नियांग थोड़ा दूर हो गया। ली जियानक्सियन चकित, मैं भी मृत्यु से डरता नहीं हूं, मुझे कानून क्यों डरेंगे? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। इससे पहले मैं इस चाकू के साथ अपना चेहरा तैयार करूंगा, इसलिए मुझे आपके घृणित चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ली जियानक्सियन ने अपने रसोई चाकू को उठाया और नियांग के हाथ में मारा। नियांग की आंखें उस रसोई चाकू की छवि परिलक्षित होती हैं। एक आंख की झपकी में नियांग अचानक खड़ा हुआ, उसके दाहिने पैर को उठाकर चाकू को दूर कर रहा था। क्लैंग! ली जियानक्सियन ने नियांग की उम्मीद नहीं की कि वह अपनी आस्तीन को आगे बढ़े। वह तुरंत चाकू लेने के लिए भाग गई और नियांग की दिशा में फिर से मारा। नियांग के हाथ अभी भी उसके पीछे बंधे थे। वह केवल हमला नहीं कर सकता था। ली जियानक्सियन गुस्सा था। वह एक उग्र जंगली जानवर की तरह थी जिसका एकमात्र इरादा नियांग को मारना था। नियांग ने समय की गणना की और जैसे ली जियानक्सियन के चाकू उसके लिए उसे मारने वाले थे, वह निकल गई। रसोई चाकू उसके कमर के पीछे चराई, तुरंत रक्त के साथ उसकी सफेद टी शर्ट को धुंधला कर दिया। इस समय दरवाजा हिंसक रूप से बाहर से खुला था। एक वर्दी में 1 दर्जन पुलिसकर्मी में चार्ज किया गया। फ्रीज! पुलिस! ली जियानक्सियन अब पूरी तरह से क्रोध से अंधा था, वह पुलिस भी नहीं देख सका। नियांग, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। यंगयांग! मो क्विशन अचानक पहुंचे। नियांग दूर खींच लिया और ली जियानक्सियन के रसोई चाकू को हटा दिया। साथ ही पुलिस अधिकारी ली जियानक्सियन को कम करने में कामयाब रहे। मो क्विशन, उसका हाथ खून में ढका हुआ, घबराया। उसकी आवाज कांप गया। यंगयांग! नियांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मो क्विशन में विफल हो गए। क्या मजाक है? वह बेवकूफ नहीं थी। वह ली जियानक्सियन को कैसे घायल कर सकती है? अभी नियांग ने जानबूझकर महत्वपूर्ण क्षेत्र से परहेज किया, इसलिए ऐसा लगता है कि उसने बहुत खून खो दिया है। वह गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंची थी। वास्तव में नियांग ने नूडल रेस्तरां में ली जियानक्सियन के क्रूर चेहरे को देखा। चूंकि वह नतीजों का सामना किए बिना ली जियानक्सियन को मार नहीं सका, इसलिए उसे इसके बजाय उसे फंसाना पड़ा। एक बार कब्जा कर लिया, उसे अब ली जियानक्सियन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अन्यथा दुनिया में ली जियानक्सियन को छोड़कर नियांग को असहज महसूस हुआ। हत्या और अपहरण का प्रयास मौत की सजा नहीं ले सकता है, लेकिन रक्तपात से जुड़े अपराध अलग हो सकते हैं। खासकर जब पुलिस पहुंचे तो ली जियानक्सियन अभी भी उसे मारने के बारे में चिंतित हो रहा था। उस पर नियांग विंग को देखकर मो क्विशन ने राहत की सांस ली। वह पुलिसकर्मियों के पास गया और कहा, अधिकारी, मैं अपनी प्रेमिका को अस्पताल ले जा रहा हूं, कृपया सुनिश्चित करें कि न्याय उसके लिए परोसा जाता है। बाकी आश्वासन दिया। मो क्विशन ने नियांग को अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टर ने उसे बांध लिया और सुझाव दिया कि वह कुछ दिनों के लिए अवलोकन के लिए बने। इस खबर की सुनवाई नी कुइहुआ डर गया था। लिटिल नियुन पकड़े हुए वह अस्पताल में चली गई, उसकी आंखें रोने से लाल हो। यांगयांग, क्या तुम ठीक हो? जिंगुआ गांव के कई ग्रामीण भी उसके साथ पहुंचे। अध्याय 499। ली जियानक्सियन को मौत की सजा सुनाई गई थी। बॉस एक सीधा मैं एक है। हर कोई बहुत चिंतित था जब उन्होंने सुना कि नियांग ने दुर्घटना की थी, इसलिए वे नी कुइहुआ के साथ आए। यहां तक कि लिटिल नियुन, जो हमेशा शरारती और बात करने वाला था, आज शांत हो गया और अब गले के लिए नियांग से नहीं पूछा। नियांग नीले और सफेद धारीदार अस्पताल पायजामा पहने हुए कुछ हद तक पीले दिखते थे, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। उसने मुस्कुराया और कहा, माँ, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। अंकल डेटो, चाची क्यूओ, दादी लिन, अंकल लियू, आने के लिए परेशानी लेने के लिए सभी को धन्यवाद। पूरी तरह से परेशानी नहीं। यांगयांग, आपके साथ क्या हुआ? हमने पुलिस से सुना कि किसी ने तुम्हें धमकाया है ना? यांगयांग, हमें जल्दी बताएं कि वह बेस्टर्ड कौन है। हम सभी आपके लिए न्याय चाहते हैं। यह सही है, यह सही है। यांगयांग, आप हमें बताते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम उस कछुए के पोते को मार देंगे। कई लोग अपनी आस्तीन लुढ़कते हैं, लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं। बदमाश नियांग की हिम्मत।
यह पूरे जिंगहुआ गांव के खिलाफ जाने की तरह है ना? सभी को नियांग के बारे में चिंतित करते हुए मो क्विशन की आंखों ने गर्मी का एक निशान प्रकट किया। यह स्पष्ट था कि उनकी चिंता वास्तविक थी और उन्होंने नियांग के लिए गहराई से देखभाल की। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद हर कोई, मैं वास्तव में अब ठीक हूं। इसके अलावा बुरे आदमी को पुलिस ने पकड़ा है। नियांग की सुनवाई यह कहती है, समूह अंततः राहत की सांस लेता है। वार्ड एक VIP एक था, एक सोफा और आर्मचेयर के साथ, बहुत विशाल, और 1 दर्जन लोगों को बैठना कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग नियांग के साथ चैट करने वाले वार्ड में रहे। दोपहर के आसपास मो क्विशन ने सभी को खाने के लिए बाहर ले लिया। केवल निकुहुआ, नियांग और छोटे नियुन वार्ड में छोड़ दिए गए थे। निकुहुआ ने नियांग के हाथ ले लिया और पूछा, यांग, वास्तव में क्या हुआ? निगहुआ के हाथ। नियांग ने कहा, माँ, वह व्यक्ति जो मुझे मारना चाहता था उसे सूर्य डालियान कहा जाता है। मार? जब निकुहुआ ने इस शब्द को सुना, उसका चेहरा पीला हो गया। अब यह ठीक है, सन डालियान को बंद कर दिया गया है। नियांग ने एक मुस्कान के साथ कहा, वह कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगी। फिर आराम से, क्या आपको लीशु याद है? निकुहुआ ने सिर हिलाया। लीशु वह था जिसने लगभग अपने जीवन को बर्बाद कर दिया था। निकुहुआ उसे कैसे भूल सकता था? सूर्य डालियान लीशु की बेटी है, नियांग ने शांतिपूर्वक कहा। डैम गांव में वापस मुझे उस पुराने नुकीले में बेचने का विचार सूर्य डालियान था। निकुहुआ आश्चर्यचकित हो गया। लीशु की एक बेटी है? वह हमें इस तरह क्यों नुकसान पहुंचाएगी? इस मां और बेटी जोड़ी के दिल वास्तव में बहुत दुष्ट थे। निकुहुआ स्वाभाविक रूप से दयालु था और यह समझना मुश्किल था कि लोग इतने दुर्भावनापूर्ण कैसे हो सकते हैं। बेशक, नियांग निकुहुआ को अपने पुनर्जन्म के बारे में नहीं बता सका। उसने बस कहा, मैं विनिर्देशों पर बहुत स्पष्ट नहीं हूं। लेकिन उनके इरादे वास्तव में अच्छे नहीं थे। निकुहुआ के लिए नियांग ने पचाने के लिए कुछ समय लगा कि नियांग ने क्या कहा था। तब नियांग ने निकुहुआ को यह भी बताया कि कैसे मुंबाओ और म्यू की दादी मारे गए थे। निकुहुआ को अविश्वास से पहले लंबे समय तक डर गया था। आपके पिता और आपकी दादी दोनों पहले से ही हैं। हालांकि निकुहुआ इन 2 लोगों के प्रति काफी परेशान थी, लेकिन इस खबर की सुनवाई वह अभी भी थोड़ी चौंक गई थी। नियांग ने सिर हिलाया। हाँ। चुप्पी के कुछ मिनटों के बाद निकुहुआ ने कहा, यह कर्म होना चाहिए। यदि आपके पास विवेक का श्रेय भी था तो आपके पिता और आपकी दादी इस तरह से समाप्त नहीं हुई होंगी। लोग इतने बुरा कैसे हो सकते हैं? यह देखते हुए कि निकुहुआ की कोई चरम प्रतिक्रिया नहीं थी, नियांग ने चुपचाप राहत की सांस ली। वह चिंतित थी कि निकुहुआ इस बाधा को खत्म नहीं कर पाएगी। आखिरकार निकुहुआ लगभग 20 वर्षों तक न्यू जिनबाओ के परिवार के साथ रहती थी। थोड़ी देर के बाद मो क्विशन समूह के साथ दोपहर के भोजन से वापस आया। मो क्विशन ने विशेष रूप से निकुहुआ और नियांग के लिए कुछ खाना वापस लाने के लिए पैक किया था और लिटिल नियुन के लिए कैंडीड हॉथोर्न की एक स्ट्रिंग भी खरीदी थी। लिटिल नियन ने खुशी से कहा, धन्यवाद बहन हूँ। मो क्विशन ने अपने छोटे सिर को धक्का दिया। आपका स्वागत है। चूंकि खेतों में काम किया गया था, इसलिए हर किसी ने दोपहर में जाने का प्रस्ताव रखा था। मो क्विशन और निकुहुआ ने समूह को अस्पताल के प्रवेश द्वार से देखा। एक काला खिंचाव लिंकन सड़क के किनारे पर पार्क किया गया था। जब एक व्यापार सूट में पहने हुए आदमी ने मो क्विशन देखा और समूह बाहर आ गया, वह तुरंत चला गया। वह बहुत औपचारिक रूप से तैयार किया गया था और निकुहुआ और दूसरों ने सोचा कि वह कुछ प्रकार के नेता थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आदमी सीधे मो क्विशन चला गया और उसके बगल में रुक गया। महोदय, मो क्विशन ने चिल्लाया, फिर दूसरों के पास गया और कहा, अंकल डेटो, चाची क्यूओ, दादी लिन, चाची लियू, चाची झांग, आप वास्तव में आज बहुत से चले गए हैं। यह मेरे दोस्त वांगपिंग है, आप उसे जियाओंग कह सकते हैं। वह आपको जल्द ही वापस ले जाएगा। अध्याय 500। ली जियानक्सियन को मौत की सजा सुनाई गई थी। बॉस एक सीधा मोड़ 2 है। जियाओवेंग सभी को विनम्रता से बधाई दी। वे स्वेच्छा से नियांग जाने के लिए आए। वे उन्हें वापस भेजने के लिए मो क्विशन को कैसे परेशान कर सकते हैं? जियाओमो, आपको इतना विनम्र होना नहीं है, हम सिर्फ ट्राम घर ले सकते हैं। ट्राम स्टेशन सड़क पर सही है, यह बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल जियाओमो,
आप और आपकी चाची को वापस जाना चाहिए, हमारे बारे में चिंता न करें। जियाओमो। जियाओआंग ने ग्रामीणों की बात करते हुए देखा, फिर मोक्विशन को देखा। ऐसा लगता है कि घास की मिट्टी के घोड़े के झुंड अपने दिमाग में जंगली चल रहे थे। वह मतिभ्रम था, है ना? इन ग्रामीणों के सामने सर इतनी विनम्र क्यों थी? मोक्विशन ने कहा, आप सभी को मेरे लिए इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। ट्राम और स्थानांतरण की प्रतीक्षा करना एक असली परेशानी है। जियाओवेंग आपको वापस ले जाने से सिर्फ एक पेडल का एक प्रेस है। मोक्विशन के विचारशील शिष्टाचार ने नीकुई हुआ भविष्य की सांस अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न किया। कम से कम मोक्विशन उनके लिए परवाह करते हैं। वह उन पर नहीं देखे क्योंकि वे ग्रामीण इलाकों से थे और वह एक शहर के निवासी थे। नीकुई ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, चूंकि यह जियाओमो का इरादा है, इसलिए आप सभी को सवारी स्वीकार करनी चाहिए। उसके साथ विनम्र मत बनो। चूंकि नीकुई ने ऐसा कहा था, इसलिए हर कोई गिरावट बंद हो गई और जियाओआंग के साथ कार में पहुंची। मोक्विशन ने उनका पीछा किया, कार के दरवाजे बंद कर दिया और जियाओआंग को ध्यान से ड्राइव करने का निर्देश दिया। जियाओआंग ने सिर हिलाया, चिंता मत करो महोदय, लिंकन लंबा था और 8 लोगों के लिए बहुत सारे कमरे थे। सभी सीटें वास्तविक चमड़े से बने थे, जो बैठने या रेखांकित करने के लिए उपयुक्त थीं। वे सभी सामान्य किसान थे, आमतौर पर ट्राम लेने के लिए भी अनिच्छुक होते हैं। इस तरह एक लग्जरी कार अकेले रहने दें, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कार में विस्मय के विस्मयादिबोधक थे। यह कार बहुत महंगा होनी चाहिए। ये सीट इतनी नरम है। इस छोटे से अलमारी के लिए क्या है? चालक की सीट में जियाओआंग ने जवाब दिया, यह ऑन बोर्ड स्नैक कैबिनेट है। आप सभी को आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद जियाओआंग। हम सिर्फ उत्सुक हैं, पहले कभी इस तरह की कार में सवार होने के नाते। उन्होंने सभी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। धन्यवाद जियाओआंग। हम सिर्फ उत्सुक हैं, पहले कभी इस तरह की कार में सवार होने के नाते। उन्होंने सभी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे ऐसे लोगों की तरह नहीं थे जो एक स्थिति का लाभ उठाएंगे। जियाओवेंग ने उन्हें आश्वस्त किया, यह ठीक है सर, शायद ही कभी उन स्नैक्स खाते हैं। जब वे समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें अभी प्रतिस्थापित किया जाएगा और वह अपशिष्ट होगा। उन्होंने अभी भी गिरावट आई है। जियाओवेंग ने आगे नहीं धक्का दिया। वह खुद को सोच रहा था कि ये ग्रामीण काफी सभ्य थे, न कि वह क्या अपेक्षित था। थोड़ी देर के बाद अंकल डेटो ने उत्सुकता से पूछा, जियाओआंग, आप और जियाओमो दोस्त नहीं हैं, है ना? अगर वे वास्तव में दोस्त थे तो जियाओआंग उनके लिए इतना सम्मानजनक होगा। जियाओआंग ने कहा, मैं सर का चालक हूं, ड्राइवर। इस पर हर किसी को अचंभित किया गया था। ज्यादातर परिवार 2 साइकिल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर भी मोक्विशन न केवल एक पालकी था बल्कि एक ड्राइवर भी नियोजित किया। मेरे भगवान, जियाओमो इतना अविश्वसनीय है। म्यूटेड ग्रैनी लिन काफी आश्चर्यचकित, वह इतना युवा और पहले से ही इतनी अमीर है। उसका परिवार क्या करता है? जियाओआंग, क्या आप जानते हैं कि जियाओमो क्या करता है? मुझे सच में यकीन नहीं है। जियाओआंग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। एक पल के लिए मोक्विशन हर किसी की आंखों में सपने पति बन गया। प्रत्येक व्यक्ति ने आश्चर्यचकित किया कि नीकुई का जीवन कितना महान था। न केवल एक समझदार और सुंदर बेटी थी, बल्कि एक समृद्ध दामाद भी था। हर किसी के बाद मोक्विशन नीकुई के साथ वार्ड में लौट आए। लिटिल नियुन बिस्तर पर सो गया था जबकि नियांग कुछ लिख रहा था। मां और बेटियों को कुछ शांत जगह देने के लिए मोक्विशन ने चुपचाप वार्ड छोड़ दिया। गलियारे में उसने एक सिगरेट जलाई। सिगरेट को पकड़ने वाले अपने पतले होंठों की दृष्टि धुएं में आधा अस्पष्ट, रहस्यमय तरीके से सेक्सी थी। नर्सों और पैदल चलने वालों को पारित करने की आंखों को चित्रित किया गया था। मोक्विशन, अचानक एक बहुत खुश महिला आवाज पीछे से लगी। मोक्विशन थोड़ा पीछे देखा, कुछ हद तक डर गया। एक अंधेरे च्योंगसम पहने हुए महिला युवा थी। उसने मुस्कुराया और कहा, मोक्विशन, आपको अस्पताल में क्या लाता है? वह उसे जानने लगती थी, लेकिन मोक्विशन याद नहीं कर सका कि वह बिल्कुल कौन थी। थोड़ा फेहरा हुआ, उसने अनुरोध किया,
तुम कौन हो नियांग के अलावा? हर दूसरी महिला उसके लिए यादृच्छिक यात्रियों की तुलना में अलग नहीं थी। यदि यह महिला एक च्योंगसम नहीं पहन रही थी जो नियांग अक्सर पहनी थी, तो मो क्विशन ने शायद उसे एक और नजर नहीं दी होगी। मो क्विशन की प्रतिक्रिया को देखते हुए युवा महिला की आंखों में निराशा हुई। उसने तब कहा, मैं जीरू हूं। क्या आपको याद नहीं है? मो किशेन ने अपने सिर को थोड़ा हिला दिया। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।